कि मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन पे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, चाहे वो भोपाल पैनल की रिपोर्ट हो, सच्चर कमेटी रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट हो, कुंडू कमेटी रिपोर्ट हो, स्टेट्स में महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो, तेलंगाना में कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट हो, या कुछ एनजीओज़ के रिपोर्ट कुछ अदर स्टेट्स में है। ये एक ही कहानी कहते हैं कि मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल कंडीशन जो है वो ख़राब है। दूसरी बात यह है कि 2014 के पहले मुसलमान डिस्क्रिमिनेशन, वायलेंस, कम्युनल राइट्स को फेस करते थे, लेकिन 2014 के बाद ये चीज़ें थोड़ी सी ओपनली और प्रोमिनेंट दिख रही हैं। 2014 के बाद मुसलमानों को मॉब लिंचिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैंने ये जो दो सिचुएशंस आपको बताया कि एक तरफ मुसलमान जो सोशियो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बहुत बैकवर्ड हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एट द सेम टाइम मुसलमानों के ख़िलाफ़ तशद्दुद हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, उसको भी करेक्ट करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून बननी चाहिए, लेकिन इस सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया है। तो मैंने 2 किताब लिखी है। इसके बाद मैंने पाया कि ये सिचुएशन जो है कंटिन्यू क्यों हो रही है, व्हाई दिस सेम सिचुएशन इज़ कंटिन्यूइंग। तो मैंने पाया कि इसके पीछे रीज़न ये है कि मुसलमानों का नेशनल लेवल पे कोई आवाज़ नहीं है, उनकी आवाज़ कोई सुनता नहीं है। और आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जाती है कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में, यानी पॉलिटिक्स में हमारा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर हम ज़्यादा तादाद में एमपीज़ होते तो हम सरकार से सवाल पूछते, हमारे खिलाफ कानून नहीं पास होते। स्टेट असेंबलीज़ में अगर हमारे ज़्यादा नुमाइंदे होते, ज़्यादा एमएलएज़ होते, तो जो सोशो इकोनॉमिक जो एम्पावरमेंट के जो इशूज़ है स्टेट के हाथ में होते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा उनके हक़ में इम्प्लीमेंट किया जाता। तो मैंने सोचा कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे किताब लिखी जाए, उसके वजूहात इसमें बयान किए जाएँ, और किस तरह से मुसलमान भारतीय मुसलमान इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, इस बात को मैंने किताब में दिखाया है। किस तरह का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का अलग-अलग स्टेट्स में जी। और इन इन कनेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टीज हुँ। एज़ वेल। आपसे थोड़ा-सा और जानना चाहूँगी कि इस बुक के और क्या की फीचर्स हैं जो जिसके ऊपर मुसलमानों को ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसमें सारे चैप्टर्स ज़रूरी हैं। इंट्रोडक्शन है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि 1949 में मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलनी थी पॉलिटिक्स में अकॉर्डिंग टू देयर शेयर ऑफ पॉपुलेशन, कैसे उससे डिनाई किया गया, ये पढ़ना बेहद ज़रूरी है। एट द सेम टाइम पार्लियामेंट में 1952 से लेकर के 2019 तक अ, हर इलेक्शन में उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनका क्या डेप्रिवेशन है, स्टेट वाइज क्या रिप्रेजेंटेशन है, किस पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्लियामेंट में उनको कितना सीट दिया, और पार्लियामेंट में अंडर रिप्रेजेंटेशन के क्या वजूहत हैं। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 जो है वो दिखाता है कि स्टेट असेंबलीज़ में हमारा क्या रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे जो मेजर स्टेट्स हैं उनको मैंने कवर किया है, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जो भी मेजर स्टेट्स हैं, वहाँ पे मैंने दिखाया है कि जब से विधानसभा यानी स्टेट असेंबली शुरू हुई, उस दिन से लेकर के आज तक वहाँ पे मुसलमानों का क्या रिप्रेजेंटेशन है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने उनको कितना टिकट दिया है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। एट द सेम टाइम चैप्टर नंबर 5 में मैंने ये दिखाया है कि मुसलमानों के अंडर रिप्रेजेंटेशन के क्या-क्या वजूहात हैं, चाहे वो इंटरनल रीजन्स हों, पॉलिटिकल पार्टी के रीजन्स हों, हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वो कैसे मुसलमानों को सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज़ करने की कोशिश करता है। फिर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में मुसलमानों के जो वेरियस इश्यूज़ हैं, उसको मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, और आखिर में चैप्टर नंबर 8 में मैंने दिखाया है कि मुसलमान इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। यानी इन जो अंडर रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों का, इसको कैसे हल किया जा सकता है इन प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सेटअप। क्योंकि अभी आपने बताया कि जी। इसमें आपने इस बात का भी ज़िक्र किया है कि किस तरह से हुँ। इन सब चीज़ों से मुसलमान बाहर आ सकते हैं। जी। थोड़ा-सा आप ब्रीफली इस बात पर फ़ोकस करना चाहेंगे कि क्या क्या तरीक़े हैं जिसको फ़ॉलो करके मुसलमान जी। स्पेशली इन सारी चीज़ों से बाहर आ सकते हैं?
देखिए, मैंने इसमें बहुत सारे वजूहात गिनाए हैं। कुछ वजूहात ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज उनको प्रॉपर तादाद में टिकट्स नहीं देते हैं। जो पॉलिटिकल स्पेस है उसको कम्युनलाइज करके रखा गया है। जो सबसे बड़ी पार्टी है वो मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। एट द सेम टाइम हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, बाय रिजर्विंग द सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एडवर्स जेरीमैंडरिंग, और जो जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हुए हैं उसमें इनको शामिल नहीं करके कहीं ना कहीं मुसलमानों को मार्जिनलाइज किया है। लेकिन मुसलमानों के जो इंटरनल इशूज़ हैं, लाइक लाइक ऑफ लीडरशिप, ये मुसलमानों को लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। और जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एक अलग ही इट्स अ डिफरेंट बॉल एंड गेम। आपको इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आने के लिए आज आपको आंकड़े चाहिए। आप किस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, किस असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, आपकी वहाँ पे शेयर क्या है वोटर्स में, वो आपको पता होनी चाहिए। जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आपको मनी पावर होना चाहिए, मसल पावर होना चाहिए, आपको फील्ड में आना चाहिए, सभी लोगों के लिए आपको काम करना चाहिए। एंड सी, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ऑल अबाउट कि हु इज़ द फिटेस्ट, who is the most strong candidate. So the strongest of them wins the election. तो आपको ये दिखाना पड़ेगा मैं सबसे मजबूत हूँ और मैं जनता मुझ पे विश्वास करती है। ये आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो नंबर वन इज़ डेवलपिंग प्रॉपर लीडरशिप इन द मुस्लिम कम्युनिटी। सेकेंड, प्रॉपर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग। एंड थर्ड चीज़ जो है, मुसलमानों को जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके वोट्स लेते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या रीजनल पार्टीज़ हों या ओबीसी बेस पार्टीज हो, उन पे दबाव डालनी पड़ेगी कि हमारी वोट से आप चुन करके आते हैं लेकिन आप हमें प्रॉपर नंबर में टिकट नहीं देते हैं। तो उन पे कहीं ना कहीं प्रेशर डाल के उनके से टिकट लेना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में हो सकता है। राइट। और जैसे कि हम कुछ सालों पहले देख भी रहे थे कि इस तरीके का डिसेंट, अगर हम बात सीएए की करें तो देखने के लिए मिला था एक तरह का, कह सकते हैं कि कलेक्टिव रेजिस्टेंस हमें मुस्लिम्स की तरफ से देखने के लिए मिली थी। लेकिन फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि थोड़ा भी अगर मुसलमान एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि आपने कहा कि उनको इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें अभी हो रही हैं, जैसे कि मुस्लिम इलाकों में कम्युनल वायलेंस करवा दिया जाता है या हो जाता है, या फिर कुछ भी होता है कहीं पर और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुसलमानों के घर तोड़ दिए जाते हैं। तो किसी मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्टेट है जो कि उनको इस्टेब्लिश होने का मौका नहीं दे रही है या होने नहीं देना चाहती? देखिए, भारत का मुसलमान जो है वो पूरी तरह से नेशनलिस्टिक है और यहाँ का ओरिजिनल इनहेबिटेंट है। वो अपने आप को भारतीय तस्वुर करता है और वो उसमें खुश होता है कि मैं भारतीय हूँ, और दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मेन पॉपुलेशन। कहने की बात यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो मुस्लिम कौम को अलग अलग वजूहात की वजह से उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करता है, जस्ट टू गेट वोट्स ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसने पूरे पॉलिटिकल स्पेस को कम्युनलाइज करके रखा है। तो इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमानों को सेकेंड क्लास सिटीज़न दिखाने पे लगी हुई है, यानी विदाउट चार्जेज उनको अरेस्ट करना, उनको केसेस में फ्रेम करना और बिना ट्रायल के उनके घर को गिरा देना, उन पे तरह तरह के जुल्म ज्यादती करना। एट द सेम टाइम अगर उनका मॉब लिंचिंग है तो जो उसमें जो नामजद आरोपी हैं, एक्यूज्ड हैं, जो डायरेक्ट जो एक्यूज्ड हैं, उनको ना अरेस्ट करना, उन पे कड़ी कार्रवाई नहीं करना एक सरकार कर रही है, खास करके जो बीजेपी की जो सरकार जो स्टेट्स में है। और पॉलिटिकल स्पेस जो है इतना कम्युनलाइज्ड हो गया है कि जो सेकुलर जो पार्टीज़ हैं वो भी इसके इन्फ्लुएंस में है, यानी मुसलमानों के लिए वो आवाज़ नहीं उठाती हैं। यानी उनके घर टूट जाएं, उनके खिलाफ वायलेंस हो जाए, उनके खिलाफ इनजस्टिस हो जाए, कम्युनल राइट्स हो जाए, लेकिन उसके लिए आवाज़ नहीं उठाती हैं। आज जो है मुसलमान पॉलिटिकली, मुस्लिम्स इन इंडिया पॉलिटिकली हैज़ बिकम अनटचेबल्स। लाइक आज इलेक्शन में अगर हम बात करें तो मुस्लिम एरियाज़ में रैलीज नहीं होते हैं,
उनको टिकट नहीं दिया जाता है कि भाई ज़्यादा हम टिकट देंगे तो ऐसा दिखाया जाएगा कि हम मुस्लिम फ्रेंडली हैं, या हम मुसलमानों का अपीजमेंट कर रहे हैं। मुस्लिम के इशूज़ को नहीं उठाया जाता है, मुसलमानों को रैलीज़ में इनवाइट नहीं किया जाता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो मुसलमानों को खुद ही मतलब दे हैव टू टेक द डेस्टिनी इन देयर हैंड्स, यानी खुद ही बाहर आना पड़ेगा और खुद ही अपने कोशिश करनी पड़ेगी अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। राइट। बिल्कुल सही कहा सर आपने। Yeah. ऐसे टाइम पर जहाँ पर एक एक वर्ड, एक सेंटेंस, एक ट्वीट, सब कुछ जो कि मुसलमान कर रहे हैं टू रेजिस्ट, टू एग्जिस्ट और इन द फॉर्म ऑफ डिसेंट, वो स्क्रूटनाइज्ड होता है और हमेशा कह सकते हैं कि एक लेंस में रहता है मुसलमान स्टेट की। तो ऐसे टाइम में आप ये बुक लाए हैं तो आई एम श्योर कि आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस किए होंगे जब आप इस बुक को पब्लिश करवाने के लिए गए होंगे। तो कोई चैलेंजेस आपने फेस किए जिसके बारे में आप जिक्र करना चाहते हैं? नहीं, देखिए चैलेंजेज ऐसे कोई नहीं है। व्हाट आई हैव रिटन इन द बुक, आई हैव डिमांडेड the political rights of Muslim under the setup of Indian democracy. See, democracy itself means proportional representation. If you read the political theorists of West, they say that democracy means proportional representation. So I demand the thing which is a part of democracy. And I have written the strength, weaknesses of Muslims. I have given the tips, I have given the solutions which fit in the constitutional way. I have not given any tip which is unconstitutional. So far I have not encountered any difficulty. And demanding your rights or demanding one's rights in a democratic way, in a peaceful manner, or in a way which fits into the constitution, मुझे लगता है कि इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ये स्कॉलरली एक किताब है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, और ना ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकता है, ना कोई इस पर कोई ये आक्षेप ले सकता है। मेरा यह मानना है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप हमारा है, उस डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने राइट्स को मानना, ये भी हमारा एक राइट है। तो जो मेरे जो कॉन्शियंस है उसको इसने झकझोरा, मैंने रिज़ाइन किया, और रिज़ाइन करने के बाद सच इसका बाकी लोगों पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन एक बात मैंने देखी कि रिज़ाइन करने के बाद मैं चुप नहीं बैठा। जो सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, मैंने वहाँ पे जाकर के हिस्सा लिया, लोगों को मैंने समझाया कि किस तरह से ये कानून आपके ख़िलाफ़ है, ये किस तरह से ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये किस तरह से हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उनके जो आइडियाज़ हैं, जो इंक्लूसिव आइडियाज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ है। तो कहीं ना कहीं जो सीए के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था, कई लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, उन लोगों की तरह मैंने इसमें भी कंट्रीब्यूट किया, और नेशनल लेवल पे जो एक जो मोमेंटम बना था उसमें मेरा भी कहीं ना छोटा सा मेरा हिस्सा था। राइट। सर, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि मकतूब के प्लेटफॉर्म से आपको क्या लगता है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, स्पेशली टू द यूथ कम्युनिटी ऑफ इंडिया, स्पेशली टू द मुस्लिम यूथ कम्युनिटी ऑफ इंडिया, कि क्या हमको करना सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको पूरी तरह से डेमोक्रेसी में आपको भाग लेनी पड़ेगी। भाग लेने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने नाम को वोटर लिस्ट में चेक करें, नाम है नहीं है तो आप उसको ऐड करवाएं, अगर नाम है तो उसका प्रॉपर स्पेलिंग है कि नहीं, प्रॉपर फ़ोटो लगा हुआ है कि नहीं, जेंडर सही है कि नहीं, इन सारी चीज़ों को चेक करें। अगर आपने अपना घर बदला है तो नए एड्रेस पे आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड जनरेट हुआ है कि नहीं, इस चीज़ की तैयारी करें। वोटिंग के दिन लार्ज नंबर में आई एक्सपेक्ट कि 100% लोग इसको वोट करें, और जो पार्टियां आपके फ़ायदे और आपके हित की बात करती हैं आप उनको वोट करें। ये तो हो गया कि हम डेमोक्रेसी में हम अपने पसंद की सरकार कैसे लाएं, लेकिन एट द सेम टाइम मुसलमानों को अपना ड्यू शेयर भी चाहिए। इस चीज़ को लेने के लिए जो पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड जो लोग हैं, हमारे जो यूथ हैं,
उनको जिस एरियाज़ में रहते हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो, या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ पे मुसलमानों का वोटर परसेंटेज क्या है वो उनको पता होना चाहिए। और वो वोटर परसेंटेज पता करने के बाद इसमें मैंने जो सॉल्यूशन सुझाया है कि 1% से लेकर के 10% तक उनके क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, 10 to 30% तक मुसलमानों का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, 30% से अबव जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे उनका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। इस तरह के अगर स्ट्रेटजीज हमने अपनाए और हमने जो जो प्रैक्टिकल जो पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उनको अगर हमने समझा, तो मुझे लगता है कि ठीक है, हम अपना ड्यू शेयर अचीव नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन रीच वेरी क्लोज टू द प्रोपोर्शनल शेयर। सर एक वन लास्ट क्वेश्चन, आपने कहा था अभी कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो एक नेशनलिस्टिक फ्रेमवर्क में रहती चली आ रही है, उसके साथ साथ मुझे लगता है दे आर ऑल्सो फोर्स टू, एंड दिस इज़ वेरी established, and we can also substantiate it through the stories and also through the books, कि उनको लगता है कि उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है ये प्रूफ करने की कि हम अच्छे मुसलमान हैं, वी आर गुड मुस्लिम्स, वी शुड बी इन द गुड बुक्स ऑफ द स्टेट एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो एक पॉपुलेशन ऐसी भी है मुस्लिम्स की जो एल्डरली है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रेडिशनल मुस्लिम पॉपुलेशन, जिन लोगों को लगता है कि वही चीज़ एकदम ठीक है, that you have to prove it all the time that you are a good Muslim, और आपको हमेशा ये प्रूफ करते रहना है। जैसे कि मैं मीडिया से हूँ तो वो लोग अभी भी वो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम चैनल्स को ही देखते हैं। तो आपसे मैं चाहूँगी कि कुछ उन लोगों के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म से करें। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, हम रियल भारतीय हैं, हमको बार बार इसका सर्टिफिकेट देने की हमको ज़रूरत नहीं है, नंबर एक। और नंबर दो, चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं, चाहे वो अपने आप को भारतीय दिखाने की बात हो, चाहे वो मीडिया की बात हो, तो जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। जो मुस्लिम्स हैं उनको ठीक है, जो आपने कहा कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको तो देखना ही, एट द सेम टाइम द मीडिया विच वर्क्स प्योरली फॉर द माइनॉरिटीज़, स्पेशली फॉर जस्टिस एंड इनजस्टिस, उनको भी उनको देखना चाहिए और उनको लगे कि मुसलमानों पे कि कहाँ पे राइट्स उनके वायलेट हो रहे हैं, कहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, उनको पता करना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और आवाज़ जब भी हम उठाएं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि कुछ भी चीज़ का हम डिमांड करें, दैट शुड बी इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर, डेमोक्रेटिक सेटअप। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में हम अपनी आवाज़ उठाएं और हम सरकार से मांगें, क्योंकि हम इस देश के हम ऑनरेबल सिटीज़न हैं, बावकार शहरी हैं, और बावकार शहरी होने के नाते हमारा अगर हक़ नहीं मिल रहा है या हमारे हक़ पे कोई ये कर रहा है, कुछ हमारे हक़ को कोई छीन रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ये हमारी ज़िम्मेदारी है।